हेलो एवरीवन, वेलकम टू जगन्नाथ राइजर। मैं हूँ मानसी गोयल। आज हम जानते हैं सन के बारे में। सन आप लोग रोज ही देखते हैं, पर क्या है इसके पीछे, ये रोशनी क्यों है? तो आइए जानते हैं इस लेक्चर में। वेलकम टू जगन्नाथ राइजर। अब सन है क्या? सन एक स्टार है। जी हाँ, सन एक स्टार है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस हैं और ये सोलर सिस्टम के हार्ट पे है, मतलब बिल्कुल ही सोलर सिस्टम के बीच में है। ये सन है, बाकी इसके चारों ओर अदर प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं और इस सन की ग्रेविटी से ही सारे प्लैनेट्स अपनी जगह पे स्थित रहते हैं। सन और अर्थ का इंट्रैक्शन अर्थ पे सीजन लाता है। जो भी हो, ओशन करंट्स हो, वेदर, क्लाइमेट, रेडिएशन बेल्ट्स, ऑरोराज, तो ये सब सन जो है ड्राइव करता है अर्थ पे। सन हालांकि हमारे लिए स्पेशल है, पर और भी बहुत सारे स्टार्स हैं मिल्की वे में जो सन जैसे ही हैं या उससे बड़े भी हैं। ये देखिए सन का साइज, ये सन का साइज है और ये अर्थ है। कितनी छोटी लग रही है सन के सामने। अब सन कितनी दूर है अर्थ से? इट्स 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सन घूमता है, जी हाँ, सन अपने ऑर्बिट पे रोटेट करता है और इसके रोटेशन की अलग अलग, सन का अलग अलग पार्ट अलग अलग स्पीड में रोटेट करता है। ये इक्वेटोरियल रीजन हो गया, ये नॉर्थ पोलर रीजन हो गया। ये पार्ट रोटेट करेगा 25 अर्थ डेज, मतलब कि पृथ्वी के 25 दिन में ये पार्ट पूरा रोटेट कर लेगा और इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी जैसे जैसे हम पोलर रीजन में मूव करते जाएंगे। जैसे कि पोलर रीजन की स्पीड होती है 36 अर्थ डेज। अब सन की फॉर्मेशन कैसे हुई? नेबुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग, अलग अलग थ्योरीज है, तो यहाँ पे नेबुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बहुत ही बड़ा जायंट क्लाउड था गैस का। उसके अंदर ग्रेविटी थी उस जायंट क्लाउड के अंदर। अब वो इतनी ज़्यादा ग्रेविटी थी उसके अंदर कि वो कोलैप्स हो गया। तो इसके अलग अलग मटेरियल अलग अलग जगह गए। 99.8% मटेरियल जो है सन में रह गया और बाकी के मटेरियल से प्लैनेट्स वगैरह बन गया 0.2% मटेरियल से। तो ये थी नेबुलर थ्योरी। ये हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। क्या सन हमेशा ऐसे ही रहेगा? जी नहीं, सन की भी एक लाइफ साइकिल है। सन पैदा हुआ था, सन की बर्थ हुई थी नेबुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया, और सन की डेथ भी होगी। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि ये 6.5 बिलियन ईयर्स लगेंगे अभी इसको श्रिंक करने में। सन की डेथ कैसे होगी? सन जो है ये बड़ा सन है, ये श्रिंक कर जाएगा वाइट ड्वार्फ स्टार में। ड्वार्फ स्टार मतलब थोड़ा सा छोटा साइज होता है एज कंपेयर टू अलग अलग स्टार्स। और ऐसा माना जाता है कि इसका ये स्वेल कर जाएगा और ये एब्जॉर्ब कर लेगा इसके आसपास के प्लैनेट्स, इवन अर्थ। ये देखिए, ये बहुत सुंदर सा पिक्चर है, नासा ने ली है ये पिक्चर सन की। बहुत ही प्यारी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। ये रोटेशन है अर्थ के, सन के अलग अलग पार्ट्स का। अच्छा, अब सन बना किसका है? देखिए, सन बना है हाइड्रोजन एंड हीलियम का, जिसमें 91% हाइड्रोजन है। और बाय मास, क्योंकि हीलियम थोड़ी हैवी होती है तो इसलिए हीलियम का मास इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, सन के रीजन से जानने की कोशिश करते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये रही कोर सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्टिव जोन, फिर फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना। आइए जानते हैं कोर क्या है। कोर जो है सन का हार्ट है, उसी पे ही सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसमें टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जी हाँ। अब ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों है, इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ ये है कि जब हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं तो उन्हें एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए मिलने के लिए, तभी तो वो हीलियम बनाएंगे।
तो ये जो टेम्परेचर है ये इनफ है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन मतलब एक हाइड्रोजन एटम प्लस एक हाइड्रोजन एटम, तो दोनों मिल गए ना, तो फ्यूजन हो गया ना। एक होता है फिजन, जैसे हीलियम, फिजन हीलियम को तोड़ दिया दो एटम्स में, हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम, तो ये हो गया फ्यूजन और फिशन। अब ये कोर रीजन जो है सन को सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जो हमें हीट एंड लाइट दिखती है वो कोर ही प्रोवाइड करता है एनर्जी। अब ये कोर जो मैंने अभी बताया था कि कोर से रेडिएटिव रीजन में हीट पहुंचने में 1.5 लाख, लगभग 1,70,000 साल लग गए थे। इतना मतलब बड़ा है सन, आप इमेजिन कर सकते हैं। फिर हम कन्वेक्टिव रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये रहा आपका कन्वेक्टिव जोन, ये ऊपर रेडिएटिव जोन के ऊपर। फिर हम चलते हैं सन के फोटोस्फेयर पे। ये बहुत ही अलग फिनोमिना है फोटोस्फेयर का, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द सन। कैसे अलग हैं आइए जानते हैं। फोटोस्फेयर में टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ इतना डिक्रीज हो जाता है। कहाँ कोर में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, कहाँ फोटोस्फेयर में 5500 डिग्री सेल्सियस। ये काफ़ी कूलर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स, पर इतना भी कूल नहीं है, ये डायमंड्स और ग्रेफाइट को बॉयल भी कर सकता है। अब फोटोस्फेयर क्या है? ये 500 किलोमीटर थिक रीजन है जहाँ से रेडिएशन निकलती हैं। हम जो सन देखते हैं ना, वो उसका फोटोस्फेयर रीजन देखते हैं ना, हम कोर देखते, ना हम रेडिएटिव जोन देखते, ना कन्वेक्टिव जोन, और ना ही क्रोमोस्फेयर और कोरोना रीजन। हम सिर्फ फोटोस्फेयर रीजन देखते हैं 5500 डिग्री सेल्सियस का। अब सन का एटमॉस्फेयर कैसा है? जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह सन अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब सन का एटमॉस्फेयर कैसा है ये जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये सन है। सन की जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो क्रोमोस्फेयर है और कोरोना है। जी हाँ, कोरोना, ये जो कोरोना वायरस का नाम लिया गया है ये सन से ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि सन की जो कोरोना लेयर है और वायरस की जो शेप है वो ऐसी ही है। ये देखिए, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं ना सन से, तो वो ऐसी शेप हो जाती है जैसे कुछ मतलब कांटे टाइप। अब इसी रीजन में जो है सारा फिनोमेना होता है सन स्पॉट और सोलर फ्लेयर का। अब आप सोचेंगे सन स्पॉट क्या है? सन स्पॉट जो है कूलर रीजन्स होते हैं सन में, थोड़े डार्कर रीजन होते हैं, और ये धरती के वेदर रीजन में, क्लाइमेट रीजन में इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे जैसे सन स्पॉट बढ़ेंगे धरती का टेम्परेचर कम होगा, ये अगर कम होंगे धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो काफ़ी रिलेशन है। ऐसा भी माना जाता है कि धरती पे जो ग्लेशियल एज आई, ग्लेशियल एज मतलब कि टेम्परेचर लो हो गया था, या मिनी आइस एज आई, टेम्परेचर इतना लो हो गया था कि ग्लेशियर का क्वांटिटी काफ़ी बढ़ने लगी थी। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये सन स्पॉट इंक्रीज हुए हैं नंबर में, तभी इस धरती पे आइस एज आई या मिनी आइस एज आई। और ये हमें धरती से दिखता नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया, पर हाँ टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे ये दिख जाता है, ये लेयर फोटोस्फेयर और कोरोना की लेयर। जब मून, ये सन हो गया, ये अर्थ हो गई, ये मून हो गया। अब जब मून अर्थ के और सन के बीच में आएगा तो ऐसी डिस्टेंस होती है कि ये पूरा ढक देता है सन को। अब जब ये ढक देगा तो आउटर रिंग दिखती है सन में, तो ये जो आउटर रिंग होती है ये फोटोस्फेयर और कोरोना की ही होती है। ये तभी दिखता है कोरोना, अदरवाइज नहीं दिखता है। और एक बहुत ही स्ट्रेंज फैक्ट है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, कहाँ तो फोटोस्फेयर का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस था, अब इतना बढ़ गया इसका टेम्परेचर। जी हाँ, इतना बढ़ जाता है 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये आज तक मिस्ट्री है, साइंटिस्ट नहीं पता लगा पाए हैं कि इतना टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है। अब मैग्नेटोस्फेयर, सन का एक अलग ही फिनोमेना है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने का।
क्यों? इलेक्ट्रिक करंट जो सन में रेडिकल्स हैं, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं फ्रीली घूम रहे हैं, तो उनमें एक चार्ज डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा, ये देखिए सोलेनाइड है, यहाँ पे हमने करंट पास किया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, नहीं बन जाती है? तो जहाँ जहाँ करंट डेवलप होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी ही। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो काफ़ी बड़ा रीजन है, मतलब ये सन है, ये अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, प्लूटो तक, उसके भी बाहर इसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं हीलियोस्फीयर रीजन। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज होती रहती, कैसे? सोलर विंड। सोलर विंड क्या होती है कि यहाँ से जो गैसेस निकलती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे प्लैनेट्स में ट्रैवल करते हैं, अर्थ पे भी पहुँचते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोलर विंड। अब ये सोलर विंड जो है ये हमेशा एक सी नहीं रहती, सन स्पॉट हमेशा एक से नहीं रहते, ये अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं 11 साल के पीरियड में। इसको बोलते हैं सन स्पॉट साइकिल। तो ये 11 साल का पीरियड लेते हैं, इससे धरती पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये सन स्पॉट और सोलर फ्लेयर का इम्पैक्ट ऐसे पड़ता है कि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन इम्पैक्ट करता है, क्योंकि धरती के चारों ओर जो सैटेलाइट हमने भेजी हैं वो घूम रही हैं, तो सन की जो सोलर विंड है वो इनको इम्पैक्ट डालती है, इनका जो है इक्विपमेंट्स वो ख़राब कर देती है, ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से, जिसकी वजह से पाइपलाइंस भी करोड हो जाती हैं। और कई बार ये जो आपने देखा होगा कि बिजली के तार हैं, ये भी, इन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, कई बार ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करने लगते हैं, ट्रांसमिट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये तार भी ख़राब हो जाते हैं। तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, जीपीएस, जीआईएस सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए साइंटिस्ट इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि ये सन स्पॉट साइकिल और सोलर फ्लेयर्स कैसे वर्क करती हैं, कैसे हम इनको जान सकते हैं। इसीलिए ही नासा ने पार्क सोलर प्रोब भेजा है, इंडिया आदित्य मिशन भेज रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंकिंग यू।